हे स्टूडेंट्स, अब आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉपिक, ओके। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम देखते हैं कि हाउ द प्लांट्स मेक देयर फूड, ओके। आपको मैंने वैसे तो बता रखा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स फॉलो करते हैं, है ना। न्यूट्रिशन इज इन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉफिक वेर इन दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये फॉलो करते हैं, यानी कि खुद का फूड ये खुद बनाते हैं, है ना। सो दे यूज द लाइट एनर्जी, दैट इज फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, जिसमें कि वो लाइट एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करके और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस मेक कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट बना के फिर उसको स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके ये लोग अपना जो भी प्रोसेस है उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बना के ये उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके बॉडी में रख लेते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तब ये एनर्जी उससे ले सकें। अच्छा, इसमें फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, रिमेंबर, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या किया, बाहर से सारा रॉ मटेरियल लिया और अपनी उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट बनाया, दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, और फिर उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च उसने स्टोर करके रख लिया। यही स्टार्च प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, तो एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। फाइन बच्चों, तो ये तो इनका मैंने बेसिक प्रोसेस समझाया। और फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक रिएक्शन है कि 6CO2 प्लस 12H2O gives you in the presence of sunlight and chlorophyll gives you C6H12O6 plus H2O6 plus 6 oxygen, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन दैट इज सेट अप बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये वही कार्बोहाइड्रेट है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स बन गए हैं। प्रोडक्ट्स आर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल देखो, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो ये है फोटोसिंथेसिस, और इसी से ही वो अपना एनर्जी लेते हैं। द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय दिस फ्रॉम दिस ग्लूकोज ओनली, और जो ज़रूरत जिस समय लगे उस समय ग्लूकोज से एनर्जी ले ली, बाकी को इन्होंने स्टोर करके रखते हैं एज अ स्टार्च इन देयर बॉडी। और हमारे में वही कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोज, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है, GLYCOGEN, ग्लाइकोजेन, ठीक है, इज़ द स्टोर्ड फूड इन आवर बॉडी। फाइन, अब ये जो प्रोसेस हुआ बस आपको इसकी डिटेल में जाना है, या फिर ये कैसे हुआ तो आप जानते हो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीफ, ठीक है। और लीफ में होता है लीफ कंटेनिंग क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट हैविंग क्लोरोफिल, ठीक है। तो लीफ का हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। You can see the cross section of a leaf. तो इस क्रॉस सेक्शन में आप देखो ये लीफ को बीच से यूं काटा गया है, ठीक है, और
जब बीच पे ये मिड रिब है, मिड रिब को देखो, एक ये फ्लोएम है और नीचे जाइलम है, तो जाइलम फ्लोएम यहाँ पर है और ये मिड रिब है, बीच का ऐसे ऐसे काटा है, मतलब ये पत्ता है तो यूं काटा है और फिर ये वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है ऐसे सामने यूं। तो क्रॉस सेक्शन है इसमें, आप देखो ये मिड रिब है, ये लैमिना है जो लीफ ब्लेड होता है, मतलब ये लीफ यूं था, ठीक है, और इसके अंदर ये मैं बना रही हूँ मिड रिब, ये ठीक है, ये लो मैंने नहीं, तो अब मैंने लीफ को यहाँ से काटा ऐसा, तो अब जो ये पोर्शन है वो वहाँ दिख रहा है आपको। फाइन बच्चों, और उसी को ध्यान से इसको ये देखो, ये पोर्शन को जब मैग्नीफाई किया तो ये चीज़ दिखी। ओके, तो मैग्नीफाई करके हमें ये चीज़ दिखी, ये क्या है ये सब, तो देखो इस पोर्शन को मैग्नीफाई किया है लीफ के, ये वाला पार्ट को, तो उसको मैग्नीफाई किया तो बाहर में हमें बाहर का जो लेयर है वो दिखा वैक्सी क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस। लीफ में हमेशा ऊपर का जो लेयर होता है, 9th में पढ़ा है आपने टिश्यू, एपी इज अपॉन ऊपर, डर्मा इज स्किन, तो मेनली ऊपर में जो रहता है वो एपिडर्मिस होता है। तो अपर एपिडर्मिस ऐसा है, उसके ऊपर ये देखो ये वैक्सी क्यूटिकल लगा है, लीफ के ऊपर जो वैक्सी शाइनी अपीयरेंस आता है वो क्यूटिकल की वजह से आता है, तो वो क्यूटिकल यहाँ लगा हुआ है। और अंदर चले लीफ के हम, तो आपको ये दिख रहा है, ये मीजोफिल सेल्स बोलते हैं इनको, ये वाला जो लेयर है पूरा, इनको हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, जिनमें आपको इन सेल्स में आपको देखने मिल रहा है कितने सारे क्लोरोप्लास्ट हैं इन मीजोफिल सेल्स में। ओके, और नीचे आओ लीफ के, तो ये नीचे लोअर एपिडर्मिस है, ये जो दो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना बच्चों, तो ऊपर वाला इज अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला इज लोअर एपिडर्मिस, और उसके बीच में ये चीज़ें हैं। और लोअर एपिडर्मिस में सबसे ज़्यादा, डाइकॉट लीफ में लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टोमेटा है कंटेनिंग गार्ड सेल, ठीक है। तो स्टोमेटा का भी डायग्राम अगर हम देखें तो स्टोमेटा लुक्स लाइक दिस, लेट्स नॉट टेक दिस स्टोमेटा। ये मैंने ओपन स्टोमेटा बनाया है विथ द गार्ड सेल। गार्ड सेल हैज़ अ लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन इट, गार्ड सेल में भी खूब क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ओके, so this one is guard cell, this one is chloroplast, this is the stomatal pore। तो ये एक बेसिक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और इसके आसपास में एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो देखो आसपास में एपिडर्मिस के सेल्स ही होते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपकी बुक में भी वो ऐसा करके दिखाया हुआ है ना, ऐसा करके फूल फूल के जैसे ऐसे जो दिखाया हुआ है, दे आर नथिंग बट दे आर एपिडर्मल सेल्स। ये जो दिखाया है दे आर एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। तो ये है, तो गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि स्टोमेटल पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कब करेगा, ये जो लीफ के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स, दीज आर द वंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, CO2 की मदद से। तो वो CO2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर यहाँ से CO2 इन सेल्स में गया और फिर फोटोसिंथेसिस हुआ, सीधी सी बात है। तो और जो भी ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हुआ वो यहीं से बाहर आता है। तो स्टोमेटा इज मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके अलावा जो भी वाटर इसने एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने, वो वाटर थ्रू स्टोमेटा ओनली इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज लॉस्ट टू एनवायरनमेंट, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो स्टोमेटा के ये दो फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और स्टोमेटा के खुद में गार्ड सेल्स हैं, तो फोटोसिंथेसिस वहाँ, गार्ड सेल्स हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, तो फोटोसिंथेसिस वहाँ भी होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
इसका ये लिख लेते हैं, कंट्रोल्स दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग कब होता है? जब गार्ड सेल्स टर्जिड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो व्हेन गार्ड सेल्स आर टर्जिड। टर्जिड का मतलब है फुल ऑफ वाटर, मतलब पानी से भरा हुआ होता है, तो टर्जिड फूला हुआ होता है। तो इस दौरान स्टोमेटा opens, but when guard cells are flaccid, flaccid का मतलब है less water, पानी कम है, तो स्टोमेटा closes। यू फूला हुआ होता है तो ऐसे खिंचा हुआ रहता है, पानी है नहीं तो ऐसे बेचारा रिलैक्स हो जाता है, फुस हो जाता है, तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये तो गार्ड सेल्स कंट्रोल्स द स्टोमेटल पोर। ओपनिंग क्लोजिंग पानी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना पानी उतना खुला रहेगा, अगर पानी नहीं है तो बंद रहेगा। और इस तरीके से ये ओवरऑल चीज़ें होती हैं। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस, है ना, लीफ के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, वो क्लोरोफिल है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है। अब हम फोटोसिंथेसिस कैसे होता है थोड़ा सा उस पे ध्यान देते हैं कि हाउ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ओके, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल की मदद से, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज लाइट रिएक्शन एंड वन इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन के स्टेप्स हैं एक्साइटेशन of chlorophyll, splitting of water जिसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, सीधा सा हिसाब है। फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, ये तो हो गए लाइट रिएक्शन का। और डार्क रिएक्शन में, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, डार्क रिएक्शन में होता है यूटिलाइजेशन ऑफ CO2, ATP, NADPH टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्लोरोफिल एक्साइट होता है। देखो मैं आपको एक बार डायग्राम से भी समझा दूं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ऐसा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऐसे डिस्कॉइड शेप का होता है। इसके अंदर पाए जाते हैं ऐसे गोल 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 थाइलाकॉइड्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थाइलाकॉइड्स का ये स्टैक होता है और उसके बीच में ये ऐसी लाइन होती है। तो ये जो वाइट कलर की चीज़ मैंने बनाई है, ये एक को तो कहते हैं थाइलाकॉइड्स, और इसका ये जो पूरा स्टैक है उस स्टैक को हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है, और ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसका, ये है स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर और लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकॉइड्स के अंदर। आप समझे? तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। तो वो अपना कंसर्न नहीं है अभी, अपना कंसर्न है
कि क्लोरोप्लास्ट में ये जो थाइलाकॉइड्स हैं, तो बहुत सारे थाइलाकॉइड्स के ग्रुप को हम ग्रेना कहते हैं। मतलब वो जो 50 पैसे के या 10 रुपए की कॉइन ले लो, तो एक कॉइन इस थाइलाकॉइड, बहुत सारे कॉइन का ऐसे स्टैक बना लो तो ऐसा दिखेगा, तो वो ग्रेना कहलाया। ओके, तो थाइलाकॉइड्स ऑफ ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल यहाँ होते हैं। तो लाइट से रिलेटेड जो सनलाइट वाला काम है ना, वो थाइलाकॉइड करता है यहाँ पर। और डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन इसलिए है क्योंकि उसमें सनलाइट का कोई रोल नहीं होता। ये मत समझना बिल्कुल भी कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होता है, नो, ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो आप बच्चे मतलब फॉलो कर जाते हैं, जाने क्यों, बट ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब सिर्फ वो बिना सनलाइट के होता है, मतलब सनलाइट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो किसी भी समय हो सकता है, दिन में भी रात को भी, किसी भी समय। लाइट रिएक्शन सिर्फ सनलाइट में होता है, इसलिए लाइट रिएक्शन, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, तो हम समझ गए कि थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल है, तो लाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें ये करता है। ओके, तो अब क्या करता है वो मैं समझाती हूँ। देखो, क्लोरोफिल यहाँ लाइट एब्जॉर्ब करता है। ओके, लाइट एब्जॉर्ब जब करता है तो वो लाइट की वजह से क्लोरोफिल के पास, देखो एक्चुअली क्या होता है, लाइट की वजह से होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये जो H2O है ये स्प्लिट हो जाता है H2+O में, ठीक है, H2O2। ये तो वो ऑक्सीजन है जो बाहर आ जाता है, जो हम लेते हैं। और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डार्क रिएक्शन में बेसिकली ग्लूकोज फॉर्म किया जाता है बाय रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 को रिड्यूस की जाती है। रिड्यूस का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वो हाइड्रोजन है जो CO2 तक पहुंचाना है। तो कुल मिला के फोटोसिंथेसिस कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी से निकला हुआ, पानी में H2O होता है, वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट होने के बाद में जो ऑक्सीजन है वो तो आ जाता है बाहर, और जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो वो हाइड्रोजन को CO2 के साथ अटैच करना होता है। बस काउंटिंग का ध्यान रख लो। देखो, बनाना क्या है, बनाना है, आप खुद देख लो, C6H12O6 बनाना है। फाइन। कार्बन डाइऑक्साइड में अभी नंबर छोड़ दो एक बार, देखो कार्बन और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, बस एक हाइड्रोजन लगाना है। सही बात है, तो हाइड्रोजन वहां से मिल रहा है ना, वो हाइड्रोजन इसमें लगाते जाओ। अच्छा, अब H2 है तो 6 बार ले आओ तो 12 हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे 6 हाइड्रोजन लगा दो। CO2 में एक ही CO है और ऑक्सीजन भी 2 ही हैं, तो 6 बार CO2 ले आओ, खत्म। और 6 बार ऑक्सीजन भी आएगा, तो ऑक्सीजन 12 नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो रिएक्शन में जब मैंने करवाया था तो कहाँ करवाया था, इसमें देखो 6 ऑक्सीजन भी निकल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, और वाटर बन रहा है, तो इसीलिए O6 ही रह जाता है। तो 6 बार ऑक्सीजन भी आता है, तो 6 बार ले आओ। एलिमेंट्स तो ऑलरेडी हैं ना, बस उनके नंबर एडजस्ट करने हैं। तो कुल मिला के लाइट रिएक्शन, लाइट की वजह से वाटर स्प्लिट होता है। वाटर स्प्लिट होने के बाद में ऑक्सीजन तो निकल गया बाहर, जो पीछे से हाइड्रोजन बचता है उसको इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करना है, यही है मेन काम। ओके, और इस बस ओवरऑल मतलब फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन ट्रांसफर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन कहाँ बना है, यहाँ पर। और फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन है वो इन सब जगहों पे होता है, ये स्ट्रोमा, ये काले वाले जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ तक हाइड्रोजन को, यहाँ मान लो ये हाइड्रोजन बना है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ लाना है, तो ये ले जाने का काम करता है NADPH। ये देख रहे हो हाइड्रोजन अटैच्ड है इसके साथ में, कुछ ज़्यादा ही गोला कर दिया। ये हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, यही है हाइड्रोजन कैरियर। ये हाइड्रोजन को अपने पास, मतलब टैक्सी है समझ लो, तो ये हाइड्रोजन को अपने पास लेके जाता है और फिर CO2 को दे देता है। ये इतना सा काम करता है। और ATP इज एनर्जी करेंसी, तो ये सब प्रोसेस में वो काम करने के लिए एनर्जी देता है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि लाइट रिएक्शन में थाइलाकॉइड्स में क्लोरोफिल एक्साइट क्यों हुआ, क्योंकि
वाटर, ये जो वाटर स्प्लिट होता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोलिसिस, उससे जो ये हाइड्रोजन बनता है वो क्लोरोफिल के पास है ना, तो वो क्लोरोफिल के पास रहता है, तो सनलाइट तो है ही, उसकी वजह से क्लोरोफिल अनस्टेबल सा हो जाता है। मतलब इसको यूं कि हाइड्रोजन निकालो जो फोटोलिसिस से उसके पास आ गया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। वो खुशी के मारे उछलता नहीं है वहां पे, वो ये हो रहा है कि उसको बस ये हाइड्रोजन जो मिल गया वो उसको देना है आगे, तो दैट इज व्हाट इज एक्साइटेशन। तो वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से जो हाइड्रोजन क्लोरोफिल के पास है वो लाइट की, सनलाइट के आने की वजह से वो एक्साइट हो जाता है, उसको हटाना चाहता है, तो हटाता है, इसीलिए ATP और NADPH बन जाता है, क्योंकि ये हटा के किसको दे रहा है, NADP, कि भाई तुम ले जाओ और उसको दे दो CO2 को। तो फिर NADPH आता है स्ट्रोमा में, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रखा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो हाइड्रोजन ला के दे देता है। बस ये है कि ये एक बार नहीं 6 बार होता है, क्योंकि एक CO2 में एक ही कार्बन है, और एक बार हाइड्रोजन भी 2 आते हैं, बेसिकली NADPH2 होता है, तो एक बार में 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 6 बार तो ये आता है, 6 बार CO2 आता है, तो बन जाता है C6H12O6। तो ये जो NADPH के हाइड्रोजन को CO2 के साथ अटैच करके ग्लूकोज बनाना, ये डार्क रिएक्शन है जो स्ट्रोमा एरिया में होता है, और उसके लिए कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए डार्क रिएक्शन है। तो ये है पूरी कहानी फोटोसिंथेसिस की। तो इस तरीके से बच्चों ये हाइड्रोजन को, मतलब पूरी कहानी फोटोसिंथेसिस में यही है मेन, कि ये हाइड्रोजन को वहाँ ट्रांसफ़र कराना है, जो वाटर से आया, ऑक्सीजन तो बाहर निकल ही जाता है, दैट्स इट, ओके। और एक और चीज़ है इसमें ट्विस्ट, वो ये है कि आप मतलब ATP का रोल क्या मानोगे एंड ऑल, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा प्रोसेस है, इतना मत समझो, आप तो यूँ समझ लो बस कि NADPH2 टैक्सी है जिसमें हाइड्रोजन बैठ के जा रहा है, ख़त्म। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है उसका काम है लाइट अब्जॉर्ब करना, उसके अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि सनलाइट की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना विबग्योर का, तो उस हिसाब से देयर आर मेनी डिफरेंट पिगमेंट्स, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ऐसे हैं बहुत सारे प्लांट में जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, सारा कुछ ला के फिर फाइनली क्लोरोफिल को दे देते हैं, ये है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो जाता है, और स्टोमेटा वगैरह का रोल यही सब में आ रहा है, कैसे ये गैसेस अंदर बाहर जा रहे हैं, है ना। तो आई थिंक मेनली वी आर डन। अब जैसे सॉइल से प्लांट अब्जॉर्ब करता है वाटर, तो एक और चीज़ ध्यान रखना कि वाटर के साथ साथ वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब करते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये चीज़ें अब्जॉर्ब करता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से वो ले लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस इन विच बेसिकली कच्चा नाइट्रोजन होता है, जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है एलिमेंट वाला, उसको नाइट्रेट नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। फिर कन्वर्टेड नाइट्रेट नाइट्राइट जो है वो उसका यूजेबल फॉर्म होता है प्लांट का। जैसे हमें भूख लगे तो हम चावल कच्चा नहीं खाएंगे, आटा कच्चा नहीं खाएंगे, उसको कुक करेंगे। वैसे ही नाइट्रोजन एलिमेंट वाला वो कच्चा नाइट्रोजन होता है प्लांट के लिए, उसको कुक करना होता है इन दी फॉर्म ऑफ या तो नाइट्रेट बना दो, उससे नाइट्राइट बना दो, या अमोनिया बना दो, तो वो प्लांट के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट इन चीज़ों को अब्जॉर्ब करके फाइनली फोटोसिंथेसिस करके और ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बनाने के बाद में वो उसको जितना, प्लांट मतलब इन मामलों में बहुत कंजूस होता है कि वो ग्लूकोज बना और उसको फटाफट से यूज़ कर लिया, नो, बना के जहाँ ज़रूरत वहाँ उनको यूज़ करते हैं, बाकी एज स्टार्च उनको स्टोर करके प्लांट अपनी बॉडी में रख लेता है। और इस तरीके से प्लांट कंप्लीट्स द होल फोटोसिंथेसिस, जो आप मुझे लगता है समझ ही गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस का ऐसे याद रखना, लाइट और डार्क रिएक्शन में डिवाइड करके कर लेना। आपकी बुक में इतना नहीं दे रखा है, बट ऐसे याद रखना। इसमें एक और चीज़ है कि आपको बहुत छोटा सा उसमें ये लिखा हुआ है कैम पाथवे। कैम पाथवे जो है इट इज़ क्रैस्युलेशन
एसिड मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है, ये होता है ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स, सॉरी डेजर्टिक प्लांट्स जो होते हैं ना, स्टोमेटा opens at night, absorbs most of the to convert it into intermediate product and form glucose the next day। मतलब कि ज़ीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं दे आर सक्यूलेंट्स, मतलब ये रात को स्टोमेटा ओपन करते हैं, दिन को नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि दिन को ओपन करेंगे तो जो पानी ये स्टोर करके रखते हैं वो सब निकल जाएगा। तो दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो जाएगा अगर स्टोमेटा ओपन कर लिया तो इनका ये एक अडेप्टेशन है कि ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को रात में खोलते हैं और रात में ओपन करने के बाद में अगले दिन के लिए जो भी CO2 रिक्वायर्ड है वो एक रात पहले ही उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रख देते हैं कि अगले दिन जब CO2 नीडेड होगा फोटोसिंथेसिस के लिए तो इसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से CO2 लेके और अगले दिन काम करेंगे, दिन में स्टोमेटा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये उनका एक अडेप्टेशन है। इस तरह के फोटोसिंथेसिस, क्योंकि देखो नॉर्मली प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, दिन में ही स्टोमेटा खुला हुआ है, CO2 फटाफट लेते गए और सिंथेसाइज करते गए ग्लूकोज को। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगले दिन जो भी दिन के फोटोसिंथेसिस होने के हैं लाइट की वजह से, उसमें जो भी CO2 नीडेड होगा वो रात में ही एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। तो थोड़ा सा ट्विस्ट वाला फोटोसिंथेसिस है और ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम क्रैस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ज़ीरोफिटिक प्लांट्स में देखने मिलेगा, बाकी ऑल प्रोसेस रिमेन्स द सेम, थोड़ा सा बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, दैट्स इट। तो आई थिंक वी आर डन विथ फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इन द सेंस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आई विल ब्रिंग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हम एक अमीबा और ह्यूमन बींग्स दोनों की न्यूट्रिशन देखेंगे। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड अ गुड बाय टू यू चिल्ड्रन।